प्यारे बच्चों, मैं फिर से हाजिर हूँ पाठ के बचे हुए भाग को लेकर। और आशा है कि आप सभी मज़े किए होंगे, क्योंकि मैंने इस पाठ को कार्टून के माध्यम से समझाया था बड़े भाई साहब। और मैं लिए चलता हूँ आगे की वीडियो में, और आगे की पाठ को आगे बढ़ाता हूँ, और आगे मैं ख़त्म कर दूँगा इस पाठ को। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा कोई भक्त है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया, अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वही है जिसकी कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चैनी चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना पड़े, आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा तो सब नंबर गायब, सफाचट। सिफर भी नहीं मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम्स, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम नहीं भी ना जुड़ते थे, एक के नाम पीछे दोयम तेयम चहारम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, अबज की जगह अजब लिख दिया, सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अबज और अजब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्र को खून करते हो। दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों से पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इसके प्रायोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो सब खुराफत याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप अपने सामने खोले, कलम हाथों में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे, अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रेंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखे। पन्ने भी पूरे फूल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में क्या, निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी है, उल्टी बात यह है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे तो लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधे नहीं पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं इस पर जाने। यह उपदेश माला
कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, पर पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तहान हुआ। कुछ ऐसे संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब के प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक सब चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 बजे तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया। होता तो भाई साहब इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, कहीं भाई साहब एक साल फिर और फेल हो जाए तो मैं उनको बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है। अब छोटे भाई को एहसास हो रहा है कि बड़े भाई अगर ना डांटे तो मैं बिगड़ सकता हूँ, इसलिए उनके कहे हुए बात को वो समझ रहा था। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वे मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ इतने अच्छे नंबरों से। मतलब कि भैया जब बोलते रहते हैं तो इसलिए वो पास करता है। अगर वो डांटते नहीं तो वो और ही उदंड हो जाता। अब की भाई साहब बहुत नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वे खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। अब बच्चे को घमंड हो रहा है, छोटे भाई को। मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कन कौवे उड़ाने का शौक पैदा हो गया। भैया बच्चे, कन कौवे का मतलब होता है पतंग, पतंग उड़ाने का। अब सारा समय पतंगबाजी ही की भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेतहासा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग गई और झड़ेदार बांस लिए उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आंखों से जब लिए उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी, किसी को अपने आगे से पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे हैं। मैं जहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्रम है, ना गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौटे रहे थे। उन्होंने वहीं मेरी हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारे लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें इसकी कुछ लिहाजे नहीं कि अब नीचे जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। ये बच्चा पकड़ा गया है बड़े भाई से।
बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों से को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मतहती में काम करते हैं। तुम उसकी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ। अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया और ज़िंदगी का जो तजर्बा है तुम उसमें बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA DA फिल डी लिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, दादा भी शायद 5वीं जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारे दुनिया का विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजर्बा और है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने विवाह और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारा हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदमाश हो। पहले खुद मर्ज पहचान का इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुमसे इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं हम 20-22 तक खर्च कर डालते और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते। नाश्ता बंद हो जाता, धोबी और नाई से कपड़ा चुराने लगते। लेकिन जितना आज तुम खर्च कर रहे हैं उसमें आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, MA है कि नहीं, यहाँ MA नहीं ऑक्सफोर्ड है के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजार कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो, तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते हुए बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम्हें यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप तो कुछ फरमा रहे हैं, बिल्कुल सच है, आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी लल जाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर भागे। मैं भी पीछे दौड़ रहा था। प्रस्तुत कहानियाँ बतलाती है कि पढ़ाई आनंदपूर्वक ढंग से करनी चाहिए।
बहुत समझकर नहीं। यह कहानी शिक्षा की रटन प्रणाली की कमियों को उजागर करती है। कहानी में यह स्पष्ट किया गया है, जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि उसके लिए जीवन का अनुभव भी जरूरी है। बच्चे, बड़े भाई साहब, इस कहानी में दो चीज बताया गया है। एक बड़े भाई साहब का रोल, दूसरा कोई भी चीज़ पढ़ना चाहिए समझ कर पढ़ना चाहिए। हर चीज़ कैसे करना है ये भी समझ कर करना चाहिए, पढ़ाई भी समझ कर करना चाहिए। कोई अगर हमें डांट रहा है तो हमारी भलाई के लिए डांट रहा है, इसके लिए कभी उसे बुरा नहीं समझना चाहिए। हाँ, सही गलत का समझ जरूर होना चाहिए। ये कहानी समाप्त हुआ। आप इस कहानी को बार बार पढ़िए, देखिए, किताब पढ़िए, काफ़ी समझ जाएंगे। और मिलता हूँ बच्चों अगले वीडियो में प्रश्नोत्तरी वीडियो के साथ, और आप रेडी रहेंगे आगे के लिए।